Hello everyone and welcome all. I am Sambhashini Gore from Chandala Homeopathic Medical College and today we are going to study chapter 7 of JT Kent. So here we start. So first of all we will study aphorism 7 footnote indisposition and the removal of their cause. So here we go. Now as in a disease from which no manifest exciting or maintaining causa occasionalis has to be removed, that is first footnote here mentioned, we can perceive nothing but the morbid symptoms. It must regard being had to be possibility of a miasm and attention paid to the accessory circumstances, that is aphorism number 5, be the symptoms alone by which the disease demands and points to the remedy suited to relieve it, and moreover the totality of these its symptoms of this outwardly reflected pictures of the internal essence of the disease, that is, of the affection of the vital force, must be the principal or the sole means whereby the disease can make known what remedy it requires, the only thing that can determine the choice of the most appropriate remedy, and thus, in a word, the totality, that is here mentioned, our footnote number 2, of the symptoms must be the principal. Indeed, the only thing the physician has to take note of in every case of disease and to remove by means of his art in order that it shall be cured and transformed into health. तो देखो इसका क्या मतलब है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या जाना था कि जो डिजीज़ है हमारी, ट्रू डिजीज़ क्या होती है, जो हमारी वाइटल फोर्स के डीअरेंजमेंट की वजह से हो रही है। फिर नेक्स्ट हम देखे थे एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज, दैट इज़ अर कॉजा ओकेशनालिस। तो देखो कॉजा ओकेशनालिस हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो इस पूरे चैप्टर में हम मेन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये उसका एक तरीके से ओवरव्यू है। देखो कॉजा ओकेशनालिस हो गया, फिर जो हमारे मेंटेनिंग कॉज क्या होते हैं, एक्साइटिंग कॉज क्या होते हैं। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, एफोरिज्म नंबर 7 क्या कहता है, उसके फुट नोट में क्या बातें कही गई है, और ये पूरा का पूरा लेक्चर उसी एफोरिज्म नंबर 7 के फुट नोट पे बेस्ड है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमारा कॉजा ओकेशनालिस है, मेंटेनिंग कॉज, एक्साइटिंग कॉज है, और क्या क्या है इसमें, इंडिस्पोजिशन हो गया और रिमूवल ऑफ देयर कॉजेज। तो देखो हम मानते हैं हमारी जो डिजीज़ है वो कहाँ मैनिफेस्ट कर रही है, हमारी वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट है, उसकी वजह से हमें कोई भी डिजीज़ हो रही है, या कोई बॉडी में मियाज्म प्रेजेंट है उसकी वजह से डिजीज़ होती है। तो ये सारी क्या हो गई हमारी ट्रू डिजीज़। बट जो हमारी मेंटेनिंग कॉज या एक्साइटिंग कॉज की वजह से जो हो रही है वो हमारा कॉज है, ठीक है, वो ट्रू डिजीज़ नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट फुट नोट क्या है इसका, It is not necessary to say that every intelligent physician would first remove this where it exists। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एक इंटेलिजेंट फिजिशियन है वो सबसे पहले क्या रिमूव करेगा, वो जो डिजीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ कर रही है, उस चीज़ को हटाएंगे हम, ठीक है। द indisposition thereupon generally ceases spontaneously। He will remove from the room strong smelling flowers which have a tendency to cause सिंकोप एंड हिस्टेरिकल सफरिंग्स। तो देखो अगर फिजिशियन को पता है कि उसका जो पेशेंट है, एक इंटेलिजेंट फिजिशियन कौन है, जिसे पता है कि उसके कॉज को हटाना है, उसका जो कॉज है जिसकी वजह से उसको सफरिंग हो रही है, जिसकी वजह से उसके पेशेंट को तकलीफ हो रही है, तो हमें उस कॉज को हटाने से क्या है, वो जो पेशेंट है उसको क्योर कर सकते हैं, उसे रिलीफ दे सकते हैं। तो एक इंटेलिजेंट फिजिशियन का सबसे पहला काम क्या होता है, रिमूव दिस वेयर इट एग्जिस्ट, मतलब उससे हटाना है जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही हो। द इंडिस्पोजिशन, अब इंडिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, उसकी जो हेल्दी पोजीशन है उससे हटाने वाला, उससे डेविएट करने वाली चीज़, उसे हम इंडिस्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। मान लो किसी को कोई फ्लावर से एलर्जी है, ठीक है, अगर वो फ्लावर उसके पास रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको एलर्जी की दवाइयाँ तो देंगे नहीं, हम क्या करेंगे, उस फ्लावर को वहाँ से हटा देंगे, या उस पेशेंट को बोलेंगे कि आप वहाँ से हट जाइए जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। तो ये क्या होता है, जिस कॉज की वजह से उस मतलब जो एक वजह है उसके हेल्दी स्टेट को एक अनहेल्दी स्टेट में ले जाने की, हम उसे हटाएंगे, उस इंडिस्पोजिशन को हम रिमूव करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ही विल, जो हमने देखा था कि वो क्या करेंगे, हम एक फिजिशियन जो होगा वो क्या करेगा, उस स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर को हटा देगा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉर्निया ऑफ द फॉरेन बॉडी दैट एक्साइट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई। तो देखो अगर हमारे आँख के कॉर्नियर में कुछ फॉरेन बॉडी या कुछ तिनका या कुछ चला जाएगा तो क्या हम उसे दवा देंगे, नहीं, हम उसकी आँख से वो तिनका हटा देंगे जिससे कि उसकी आँख में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो ठीक हो जाएगा।
Loosen the overhead bandage on the wounded limb that threatens to cause mortification and apply a more suitable one. तो देखो, अगर मान लो किसी के पैर में चोट लगी है, हमने बैंडेज किया, अगर वो बैंडेज बहुत ज़्यादा टाइट है तो उससे क्या खतरा है, उसके मॉडिफिकेशन नेक्रोसिस इस्कीमिया होने का खतरा है। तो हम क्या करेंगे, उसको उस बैंडेज को लूज़ कर देंगे और वापस से उसमें दूसरा बैंडेज बांध देंगे जो कि लूज़ रहेगा। तो ज़्यादा टाइट बैंडेज नहीं करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, कॉज है, ठीक है, मतलब एक वजह होती है कोई भी चीज़ की। तो जब हम उस वजह को हटा देंगे तो पेशेंट को अपने आप आराम मिल जाएगा। ले बेयर एंड पुट ligature ऑन द wounded artery that produces fainting। तो देखो, जहाँ पे अगर मान लो कोई आर्टरी है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें रप्चर हो गया, चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो हम उसमें क्या करेंगे, लाइगेचर वुंड मतलब लाइगेशन का मेथड यूज़ करके उसे सूचर करके और उस पेशेंट को ब्लीडिंग को रोकेंगे, ठीक है। दैट प्रोड्यूसेस फेंटिंग, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जा रहा था, ब्लड लॉस हो रहा था, उसकी आर्टरी में कोई अगर इंजरी थी तो ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है, तो हम उसको ठीक कर देंगे। इंडिविजुअल टू प्रमोट द एक्सपल्शन बाय वॉमिटिंग ऑफ बेलेडोना बेरीज एक्सेट्रा। तो देखो, किसी को जहरीली कोई चीज़ बेरी वगैरह खा ली तो क्या करेंगे, उसके लिए हम उसकी जो वॉमिटिंग होने की वजह थी वो क्या थी, वो उसने गलती से कोई जहरीली चीज़ें खा ली, तो हम उसको उस चीज़ को खाने से अगली बार रोकेंगे, बताएंगे कि ये चीज़ आपके लिए जहरीली है, इसे नहीं खाना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद में रखना। एक्सट्रैक्ट फॉरेन सब्सटेंस दैट मे हैव गॉट इनटू द ओरिफिस ऑफ द बॉडी, द नोज, गलेट, ईयर्स, यूरेथ्रा, रेक्टम, वजाइना। तो देखो, अगर कोई भी बॉडी के जो छिद्र हैं, ओरिफिस मतलब छिद्र, मतलब जो छेद है जहाँ से हम जो भी चीज़ें हैं, एक्सक्रीशन हो सकता है, कुछ भी जो भी चीज़ें हो रही है परफॉर्म बॉडी से, तो अगर कोई भी होल है हमारी बॉडी में जो ओरिफिस है, तो क्या करेंगे, अगर उसमें कोई तकलीफ है, कोई सब्सटेंस, कोई फॉरेन मटेरियल आ गया है, तो क्या करेंगे, उसे रिमूव कर देंगे। क्रश द वेसिकल कैलकुलस, ओपन द इम्परफोरेट एनस ऑफ द न्यूबॉर्न इन्फेंट। और क्या करेंगे, अगर मान लो उसकी कोई जो भी है वेसिकल कैलकुलस मतलब उसकी कोई स्टोन या कोई ऐसी चीज़ है जो भी दिख रही फॉरेन मटेरियल, उसके ओपनिंग में हम उसे रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट इसका हम देखेंगे फुटनोट नंबर 2। इन ऑल टाइम्स द ओल्ड स्कूल फिजिशियन नॉट नोइंग हाउ एल्स टू give relief have sought to combat and if possible to suppress by medicine here and there a single symptom from among a number in disease, a one-sided procedure which under the name of symptomatic treatment has justly excited universal contempt, because by it not only was nothing gained but मच हार्म वॉज इन्फ्लिक्टेड। मतलब देखो, जो ओल्ड स्कूल फिजिशियन, यहाँ पे हम किसको रिफ़र कर रहे हैं, एलोपैथ को, तो वो कोई भी चीज़ का वजह नहीं जानते थे। उनके लिए क्या था, सिर्फ रिलीफ दे दो, सप्रेस कर दो, तो उनकी मेडिसिन क्या करती थी, सप्रेस कर देती थी सिम्टम को, और वो सिर्फ एक सिंगल सिम्टम को ट्रीट करते थे, बट उससे क्या होता था, बहुत सारी डिजीज़ जो थी वो बन जाती थी बॉडी में, डिजीज़ कंडीशन पैदा हो जाती। देखो, जब भी हम कोई चीज़ को सप्रेस करते हैं ना, तो हमें नहीं पता कि वो चीज़ किस रूप में बाहर आएगी अगली बार, या कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से बाहर आएगी, कैसा अग्रेशन होगा उसका, या कौन से फॉर्म में बाहर आएगी। तो देखो, सप्रेशन हमेशा क्या करता है, डिजीज़ फॉर्म कर सकता है, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, जितनी भी डिजीज़ है, डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज़। तो ये सारी चीज़ें कब होती है, जब सप्रेशन होता है, या जब गलत ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ देखो, एक वर्ड लिखा हुआ है, वन साइडेड प्रोसीजर, एक तरफा प्रोसीजर है ये, ठीक है, कि उस सिम्टम को सप्रेस कर दो। हम ना वाइटल फोर्स देख रहे हैं, ना हम उसके मेंटल सिम्टम देख रहे हैं, हम उस ऑर्गेनिज्म को पूरा क्योर कहाँ कर रहे हैं, हम तो पर्टिकुलर उस सिम्टम को सप्रेस कर दे रहे हैं जिससे उसको टेम्प्रेरी रिलीफ मिल रहा है। बट क्या उसके अंदर का जो डीअरेंजमेंट था, ये जो भी तकलीफें थी वो क्योर हुई, जो कॉज था वो नहीं हटा। तो जब तक कॉज नहीं हटा, हम उसके सिम्टम को हटा के क्या उसे क्योर कर सकते हैं, नहीं, कभी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमारे प्रिंसिपल पे बेस जो हमारा तरीका है होम्योपैथ का, हमें हमेशा उसी तरीके से काम करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अ सिंगल वन ऑफ द सिम्टम्स प्रेजेंट इज नो मोर द डिजीज इट सेल्फ देन अ फुट इन द मैन himself. The procedure was so much the more reprehensible that such a single symptom was only treated by an antagonist remedy. Therefore, only in an enantiopathic and palliative manner, whereby after a slight elevation it was subsequently only rendered all the worse। तो देखो, एनेंशियोपैथिक का क्या मतलब है, एनेंशियोपैथिक जो हमारी एलोपैथिक है, ब्रिटिश टर्म में उसको हम एनेंशियोपैथी भी बोलते हैं। तो ये क्या, एक पैलेटिव मैनर है, सिर्फ एक टेम्प्ररी रिलीफ देने का एक मैनर है, सप्रेस करने का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बाद में जब वो चीज़ें वापस आएगी तो वो उससे भी बुरी तरीके से आएंगी, जो सिम्टम होंगे, और क्या करेंगे, वो उससे ज़्यादा
वर्स हो जाएंगे, उससे ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है वो डिज़ीज़, अपना जो रूप है वो बहुत खतरनाक रूप भी ले सकती है। तो देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कॉजा ओकेशनलिस का। Causa occasionalis is a Latin term used in homeopathy to describe an external or exciting cause that triggers a disease or indisposition. In other words, it refers to a specific external factor that sets off a chain of events leading to illness. तो देखो causa occasionalis क्या होता है? Causa occasionalis, तो occasion मतलब कोई event, causa मतलब उसका वजह, उसकी कॉज। तो कॉजा ओकेशनलिस का मतलब है कि उस इवेंट को करने वाला, उस कंडीशन को लाने वाला, उसकी वजह, ठीक है, उसे उस स्टेट तक पहुंचाने वाला कौन है, उसकी वजह क्या है। तो देखो यही होता है हमारा कॉजा ओकेशनलिस। तो जो हमारा एक्सटर्नल कॉज है, जो एक्साइटिंग कॉज है, जो उस डिजीज़ को ट्रिगर कर रहा है या जो इंडिस्पोजिशन पे ले जा रहा है, उसे ही हम कॉजा ओकेशनलिस कहते हैं। According to Hahnemann, causa occasionalis is a temporary or external cause that can be removed or avoided, thereby allowing the body to recover from the illness. Example of causa occasionalis include, तो देखो हमारे हैनीमैन सर उनके अकॉर्डिंग causa occasionalis क्या है, एक टेम्प्रेरी कॉज है, जिस एक एक्सटर्नल कॉज है जिसे हम कभी भी रिमूव कर सकते हैं और उससे हम बचा सकते हैं, उससे अवॉइड करने को कह सकते हैं, ठीक है। और देखो इससे कॉजा ओकेशनलिस के एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे कि इन्वायरमेंटल टॉक्सिन और पॉल्यूटेंट्स हो गए, पुअर डाइट और न्यूट्रिशन हो गई, इमोशनल स्ट्रेस और ट्रॉमा हो गया, फिजिकल इंजरीज और एक्सीडेंट हो गई, इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी एक्सटर्नल कॉज है, ठीक है। ये हमारी कॉज ओकेशनलिस के एग्जाम्पल है। Hahnemann emphasized the importance of identifying and removing the causa occasionalis in order to treat the underlying disease or indisposition. By removing the external cause, the body can often recover on its own, and the physician can then focus on addressing any underlying internal cause or imbalances. तो देखो मान लो किसी पेशेंट को जो फ्लावर था उससे एलर्जी थी, हमने उस फ्लावर को हटा दिया, उसके बाद वो पेशेंट क्या होगा, अपने आप उसको रिलीफ हो जाएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक, अपने हेल्थी स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि हमने उसका जो कॉज ओकेशनलिस था उसे हटा दिया। बट अगर उसके बाद भी अगर उसको कोई सिम्टम है, तो जब तक हम उस कॉज ओकेशनलिस को नहीं हटाते, हम उसके अंदर के असली डिसबैलेंस तक नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स को हटाना होगा, उसकी असली डिजीज़ जानने के लिए, ठीक है। In context of the passage, Hahnemann writes that every intelligent physician would first remove the exciting or maintaining cause, that is causa occasionalis, where it exists. The indisposition thereupon generally ceases spontaneously. तो देखो जैसे ही एक इंटेलिजेंट फिजिशियन उस कॉज को हटाता है, तो अपने आप जो इंडिस्पोजिशन है वो अपने आप क्या हो जाता है, सीज स्पॉन्टेनियसली, मतलब उसके बाद जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। जो इंडिस्पोजिशन है, जो वो तकलीफ हो रही थी, वो उसकी ख़त्म हो जाएगी या ठीक हो जाएगी, ठीक। तो एक इंटेलिजेंट फिजिशियन क्यों यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, इंटेलिजेंट फिजिशियन क्या करेगा, सबसे पहले उस कॉज को हटाएगा, बीमारी नहीं ठीक करने जाएगा, उस बीमारी की वजह को ठीक करने जाएंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज क्या होते हैं। In homeopathy, exciting and maintaining causes are two types of external factor that can contribute to development and persistence of disease. तो देखो हमारे जो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज है वो दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं क्या, डेवलपमेंट एंड परसिस्टेंस ऑफ डिजीज़ में, मतलब बीमारी को पैदा करने में और उसे बनाए रखने में, ये दोनों चीज़ें हमारी क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, ठीक है। एक्साइटिंग कॉज क्या होते हैं, देखो exciting cause are external factor that triggers the onset of a disease or indisposition. They are often temporary or intermittent and can be removed or avoided. Exciting cause can be thought of as the spark that sets off the disease process. तो देखो जब भी आग लगानी होती है, फ्यूल तो चाहिए ना, तो बस ये वही फ्यूल है जो आग लगा, मतलब उसको बस माचिस की तीली जल जाए फिर वो विस्फोट करके रहेगा। तो ये हमारा एक्साइटिंग कॉज, वो फूल बेचारा गया उस पेशेंट के पास, किसी ने प्यार से दिया उसे, ठीक है, बट क्या था, उसकी जो डिजीज़ कंडीशन थी उसके लिए वो जहर था, वो फूल जो थे वो जहर थे। क्यों, क्योंकि उससे उसे तकलीफ़ थी, उससे क्या करना है, उस फूल को दूर रखना है उस पेशेंट से, ठीक है। तो ये होता है स्पार्क का मतलब उस डिज़ीज़ को, उस कंडीशन को पैदा करने में कौन काम कर रहा है, हमारा एक्साइटिंग कॉज। नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्साइटिंग कॉज। इन्फेक्शियस एजेंट्स, a person may contract a cold or flu virus which triggers the onset of symptom। तो देखो इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, हमारे एक्सटर्नल कॉज है, ठीक है, एक्साइटिंग कॉज हो गए।
इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, जो जितने भी एयर पोल्यूशन, जो पॉल्यूटेंट्स है, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल, ये सारे क्या हैं, हेल्थ प्रॉब्लम में जो है हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल स्ट्रेस। मान लो किसी को डिप्रेशन है, किसी ने और जाके 4 गालियाँ सुना दी, वो बेचारा और डिप्रेशन में चला गया। देखो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, मेंटेनिंग कॉज, एक्साइटिंग कॉज। कभी कभी जो डिजीज़ होती है वो हमारे एक्सटर्नल कॉज की वजह से होती है, हमारे एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज की वजह से होती है, जिसको हम कभी भी मिस गाइड हो सकते हैं जिसकी वजह से। तो देखो असली अगर कोई भी बीमारी जाननी है उस पेशेंट की, तो सबसे पहले उसका एक्सटर्नल कॉज को हटाना होगा हमें, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज। तब हम असलियत जान पाएंगे उस डिजीज़ की, उस डीअरेंजमेंट की, कि क्या इम्बैलेंस है, कैसा इम्बैलेंस है, कितना इम्बैलेंस है उसकी वाइटल फोर्स के जो डीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है। उसमें physical trauma, a person may suffer a physical injury such as broken bone or concussion which triggers a range of symptoms। तो देखो किसी को चोट लगी है तो वो भी क्या हो गए, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटेनिंग कॉज। मेंटेनिंग कॉज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू persistence or exacerbation of a disease or indisposition. They are often ongoing or chronic and can be more difficult to remove or avoid। तो देखो इनको हटा पाना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है और अवॉइड करना भी मुश्किल होता है। ये मेंटेनिंग कॉज है। तो देखो वो था हमारी माचिस और ये हो गया हमारा फ्यूल। स्पार्क क्या था हमारा, एक्साइटिंग कॉज, और ये क्या है हमारा फ्यूल है। ये एक हमारा शरीर है, ये हमारा पेपर है। ठीक। फ्यूल कौन हो गया, पेट्रोल कौन बन गया हमारा, मेंटेनिंग कॉज, और स्पार्क कौन हो गया हमारा, एक्साइटिंग कॉज। तो इस तरह से ये दोनों मिलके हमें जलाए पड़े हैं। ठीक है। तो ऐसा समझो, इनको अच्छे से याद होगा, सही से समझ में आएगा। दैट कीप्स द डिजीज प्रोसेस ऑन गोइंग। तो ये जलाए रखने वाला फ्यूल का काम कौन कर रहा है, हमारा मेंटेनिंग कॉज, उसको मेंटेन करके रखा है। वो जो बीमारी की कंडीशन है ना, उसको ये बनाए रखा है। ले भाई माचिस तू मारते रहे, मैं जलते रहूँगा और इसे जलाते रहूँगा। ठीक है। पुअर डाइट, अ पर्सन में कंज्यूम अ डाइट हाई इन प्रोसेस फूड, शुगर एंड अनहेल्दी फैट्स। तो देखो खूब शक्कर खाओ और जितना डायबिटीज़ है वो होते रहेगा। इस तरह से क्या है कि पुअर डाइट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तेल मिर्च मसाला चलते जा रहा है और बेचारे का पेट चलते जा रहा है, तो ये हो गई उसकी पुअर डाइट। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सरसाइज। खाते तो बहुत हैं पर पचाते हम नहीं, तो ये है लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है। अ पर्सन विल लीड अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑनगोइंग हेल्थ प्रॉब्लम सच एज कार्डियोवेस्कुलर डिजीज और डिप्रेशन। तो देखो डिप्रेशन की एक वजह होती है हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक कोने में बैठ के आप कुछ मत करो, आप अपने आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत लंबे समय से कोई भी स्ट्रेस, स्ट्रेस सिर्फ आपका मेंटल, फिजिकल, हर तरीके का। अब मान लो आपके हाथ में कई दिन तक रबर बैंड बांध दिया जाए, तो वो फिजिकल स्ट्रेस हुआ ना, आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट हुआ ना। उस हाथ में क्या होगा, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, वो हाथ आपका नेक्रोसिस की कंडीशन में चला जाएगा बेचारा। तो स्ट्रेस आपका हमेशा ज़रूरी नहीं कि फिजिकल हो, वो मेंटल भी हो सकता है, वो इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी धोखा दे सकती है, बॉयफ्रेंड भी धोखा दे सकता है। तो स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होते हैं। तो स्ट्रेस आपका बहुत बड़ी वजह होती है मैक्सिमम डिजीज़ के। ठीक है। तो ये क्या है, सब मेंटेनिंग कॉज है। तो ये आपकी बीमारी को बनाए रखने में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अभी मैंने आपको बताया। किसी को मान लो कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि तकलीफ़ हो, पॉल्यूशन चल रहा है, पॉल्यूशन, और उसी स्टेट में अगर वो जो पर्सन है, वो पेशेंट है, वो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसका जो बीमारी है वो चलती रहेगी, मतलब वो ठीक नहीं होगा। मान लो कोई एस्थमा पेशेंट है, अगर उसको हम फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में अगर उसका घर हो, तो क्या वो कभी ठीक हो पाएगा, नहीं, क्योंकि उसका मेंटेनिंग कॉज ख़त्म नहीं हो रहा है। उसका पोल्यूशन जो है, उसको जो एक्साइट कर रहा है, जो उसका मेंटेनिंग कॉज है वो बना हुआ है, तो तब तक वो पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकता। In summary, exciting cause triggers the onset of a disease or indisposition, while maintaining cause contribute to persistence and aggravation of the condition। तो देखो आग लगाने का काम दो लोग कर रहे हैं। पहला तो बन रहा है माचिस, उसका स्पार्क, और दूसरा बन रहा है उसका पेट्रोल। तो ये दोनों जब तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, एक जो पेशेंट है, जब तक उनमें ये कॉजेस प्रेजेंट है, तब तक वो पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके इंडिस्पोजिशन उसका कॉज बना हुआ है।
By identifying and addressing both exciting and maintaining causes, homeopathic physician can develop effective treatment plans that promote healing and restore balance of टू द बॉडी। तो देखो, अगर एक होम्योपैथिक फिजिशियन सच में क्योर करना चाहता है किसी पेशेंट को, तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहली चीज़ उसे क्या करना पड़ेगा, हीलिंग को प्रमोट करने के लिए उसे वो जो कॉज है उसे वो हटाएगा, ठीक है, तब वो पेशेंट क्या होगा, अपने हेल्थी कंडीशन पे आएगा। So here we go for the first footnote of aphorism number 7. So we will discuss now. तो देखो, पूरा ये चैप्टर हमारे जो फुटनोट है उसी पे बेस्ड है, जो एफोरिज्म नंबर 7 के फुटनोट है। तो ये हमारा फर्स्ट फुटनोट है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। In a footnote to aphorism number 7, Hahnemann explains the concept of indispositions, which are disturbed states of health caused by external factors. He emphasizes the importance of removing the external cause of the indisposition and, if necessary, using a homeopathic remedy to restore balance. तो देखो, हमें क्या है, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इंडिस्पोजिशन क्या होती है और कैसे उसको जानने के बाद हम उस एक्सटर्नल फैक्टर को रिमूव करके उस इंडिस्पोजिशन को हटा के उस पेशेंट को वापस हेल्दी कंडीशन पे ला सकते हैं हमारी रेमेडी का यूज़ करते हुए। सो हियर आर सम की पॉइंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट 1, दैट इज़ आवर फुटनोट 1। रिमूविंग द एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज। तो देखो, हमें सबसे पहली चीज़ क्या करना है, हमारी एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज को हटाना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको, उस पेशेंट से उस फूल को दूर रखना है जो उसके लिए जहर का काम कर रहा है। A patient suffering from headaches due to strong odor may experience relief by avoiding exposure to these triggers। तो देखो, अगर मान लो किसी को किसी चीज़ से तकलीफ है, तो अगर हम उसे बता दें कि आपको इस चीज़ की वजह से तकलीफ हो रही है, आप इससे दूर रहिए, तो वो पेशेंट का हेडेक अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है indisposition from external causes. Example, a psoriatic individual may disorder his stomach from abusing it, creating an indisposition that mimics a miasmatic manifestation। तो देखो, अगर कोई psoriatic इंडिविजुअल है, सोरा मियाज उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो क्या कर रहा है, अपने स्टमक के साथ एब्यूज़ कर रहा है, मतलब उसको उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बेचारे को तड़पा रहा है, तेल मिर्च मसाला खिला रहा है, तो क्या करेगा, उसकी वजह से इंडिस्पोजिशन कॉज होगी। मतलब वो जो बीमारी है वो क्या है, एक्सटर्नल कॉज की वजह से, पर वो किसके जैसे दिखाई देगी, मैंने आपको बताया था मिमिकिंग जो हमारी डिजीज़ होती है वो क्या होती है, हमारी जो होती है वो ट्रू डिजीज़ नहीं होती, वो कॉपी मात्र होती है। ऐसा दिखाएगी कि कोई मियाज में प्रेजेंट है, ठीक है, बट क्या उसमें ऐसी कोई डिजीज़ प्रेजेंट है, नहीं, उसमें कोई मियाजमेटिक मैनिफेस्टेशन नहीं है। उसमें क्या है, वो जो इंडिस्पोजिशन है उसका जो कॉज है वो उसकी बीमारी की वजह है, उसने जो तेल मिर्च मसाला खा लिया उसकी वजह से उसे वो सिम्टम दिख रहे हैं, बट क्या उसकी वो ट्रू डिजीज़ है, नहीं, वो तो उसका एक्सटर्नल फैक्टर है ना। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉज। तो देखो, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम दोनों के बीच में अंतर जान सकें इंटरनल और एक्सटर्नल कॉज में। Example, a young girl suffering from unrequited love may experience emotional distress, but the apparent cause of sickness is without and the active cause is within। तो देखो, अगर कोई जवान लड़की, खूबसूरत परी, ठीक, अब उस बेचारी का किसी ने दिल तोड़ दिया, उसकी वजह से वो चली गई डिप्रेशन में, अब उसकी वजह से उसे सिम्टम आ रहे हैं, तो ये क्या है, उसका जो वजह है वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, उसके कोई अंदर में उसके वाइटल फोर्स में कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, कोई मियाज में कोई डिजीज़ नहीं है, वो क्या है, सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से वो इंडिस्पोजिशन के कंडीशन पे जा चुकी है, ठीक है। एंड द एक्टिव कॉज इज विद इन, और जो उसका जो एक्चुअल कॉज है वो कैसा होगा, इंटरनल होना चाहिए। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया जो ट्रू डिजीज़ होती है उसका एक्चुअल कॉज क्या होता है, इंटरनल रीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। तो ये सेंटेंस रट लो, याद कर लो, समझ लो कि डिजीज़ का जो कॉज होने की वजह है वो हमेशा क्या होगी, डिजीज़ जो होगी वो इंटरनल मैनिफेस्टेशन होती, कभी भी एक्सटर्नल कॉज नहीं होता। जो एक्सटर्नल कॉज है वो इंडिस्पोजिशन करवा सकता है, वो आपका जो है उसको मेंटेन कर सकता है डिजीज़ को, बट वो डिजीज़ की वजह नहीं होती। नेक्स्ट, रीस्टोरिंग ऑर्डर विथ होम्योपैथिक रेमेडीज। तो देखो, हम कैसे रीस्टोर कर सकते हैं होम्योपैथिक रेमेडी को यूज़ करते हुए। If a man has disordered his stomach, it will right himself on his ceasing to abuse it
But if the trouble seems somewhat prolonged, a dose of medicine like Nuxvomican can help the stomach to right itself. अब देखो, मान लो कोई इंसान बहुत लंबे समय से तेल मसाला मिर्च खाया जा रहा था, खाया जा रहा था, खाया जा रहा था। अब क्या हुआ उसकी वजह से, अब मैंने उसको मना तो कर दिया कि नहीं आपको नहीं खाना, आपको ये चीज़ें नुकसान कर रही है, वो बंद भी कर दिया, पर उसका जो लंबा असर हो गया उसके स्टमक पे, उसको हम अपनी रेमेडी दे के ठीक कर सकते हैं। हम क्या देंगे उस कंडीशन में उसे, नक्सोमिका, जो कि उसके स्टमक को वापस से नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्प करेगी, उसके सारे सिम्टम को ठीक करेगी। नेक्स्ट, रिमूविंग द ओकेजनिंग कॉज। तो देखो हमारे जो कॉज है ओकेजनलिस है, हम उसको हटाएंगे। एग्जाम्पल, अ कंसेप्टिव पेशेंट इन एडवांस स्टेजेस में बी सेंट टू अ डिफरेंट क्लाइमेट टू रिमूव द एक्सटर्नल अपेरेंट कॉज ऑफ सफरिंग। तो देखो मान लो किसी को किसी इन्वायरमेंट पर रहने की वजह से उसे कोई दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका इन्वायरमेंट चेंज करने को कह देंगे और अपने आप उसका जो कॉज है वो हट जाएगा और वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन क्योरिंग एंड मेकिंग कंफर्टेबल। तो देखो, ठीक करने में और कंफर्ट देने में, मतलब उसे टेम्प्ररी रिलीफ देने में और परमानेंट क्योर करने में क्या अंतर होता है। एग्जाम्पल, अ फिजिशियन में सेंड अ पेशेंट टू डिफरेंट क्लाइमेट नॉट टू क्योर दैम बट टू मेक दैम कंफर्टेबल। तो देखो हमने क्या किया, उस पेशेंट को दूसरे इन्वायरमेंट में तो भेज दिए, पर क्या हम उसे क्योर कर रहे हैं? नहीं, हम उसे कंफर्ट दे रहे हैं। क्योर कब करेंगे? जब हम उसके इंटरनल जो डीअरेंजमेंट है उसे ठीक करेंगे। हम उस पेशेंट को तो हटा दिया वहाँ से कि भाई तेरे को इस जगह से तकलीफ हो रही, तू हट जा। वो पेशेंट हट गया, उसे आराम मिला, वो ठीक नहीं हुआ। ठीक कब होगा? अब जब हम उसे होम्योपैथिक रेमेडी देंगे और उसका जो इंटरनल जो डिजीज़ मैनिफेस्ट हुआ है उसे ठीक करेंगे, तब क्या होगा, वो पेशेंट क्योर होगा। तो ये समझ जाओ क्योर और कंफर्ट देने में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट, हैनिमन्स अप्रोच वर्सेस कन्वेंशनल मेडिसिन। तो देखो हमारा जो होम्योपैथिक अप्रोच है उसमें और जो कन्वेंशनल मेडिसिन जो एलोपैथी उनमें क्या डिफरेंस है। हैनिमन्स अप्रोच फोकसेस ऑन रिमूविंग द एक्सटर्नल कॉज एंड रीस्टोरिंग बैलेंस, whereas conventional medicine में फोकस ऑन suppressing symptoms without addressing the underlying cause। तो देखो ये जो एलोपैथ होते हैं वो उसकी वजह जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे। एलर्जी हुई, फूल से हुई, पत्ती से हुई, जहर खाने से हुई, डजेंट मैटर, दे विल जस्ट treat your symptom, they will not remove your external maintaining cause। तो क्या होगा कि चलो वो तुमने सिम्टम तो पैलिएट कर दिया, सप्रेस कर दिया, पर क्या उसका कॉज हटा? वो जो बीमारी होने की वजह थी, वो जो इंडिस्पोजिशन की वजह थी, वो हटी नहीं। जब तक वो वजह नहीं हटेगी तो कैसे वो बीमारी ठीक हो सकती है? तुम्हारे हाथ में फांस गड़ी हुई है, तुम उस फांस को हटाने को तैयार नहीं हो, पेन किलर खाए जा रहे हो, तो क्या वो बीमारी ठीक हो गई? क्या वो दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तो टेम्प्रेरी रिलीफ हुआ ना, वो सिम्टम को तुमने सप्रेस कर दिया। तो उसी तरह जब तक तुम इंटरनल रीअरेंजमेंट ठीक नहीं करते, जब तक तुम उस कॉज को नहीं हटाते, उसके अंदर की वजह को नहीं ठीक करते, तब तक हम उस पेशेंट को कभी भी क्योर नहीं कर सकते। सो हियर इज द सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स सेकंड फुटनोट ऑफ द aphorism number 7. So here we'll discuss. The passage emphasizes the importance of underlying the nature of disease and the principle of homeopathy, and highlights the limitation of conventional medicine, which often focuses on suppressing symptoms rather than addressing the underlying cause of disease. The passage also stresses the importance of developing a deep understanding of homeopathic remedies and their relationship to the human economy. तो देखो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है हम उसे कैसे यूज़ करना है, कब हम उसको कॉज को हटाएंगे, कब हम उसे उसका इंटरनल रीअरेंजमेंट को हम ठीक करेंगे, कब हमें उसे दवाई देनी, कब हमें उसे कॉज हटाना है। बट ये जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, मतलब जो हमारे एलोपैथ है, वो इन चीज़ों पे कभी बिलीव नहीं करते और उसे वो ठीक नहीं करते। और जब हम होम्योपैथ ट्रीट करते हैं, किसी भी पेशेंट को अपनी रेमेडी देते हैं, तो हम पूरा एक ह्यूमन इकोनॉमी का मतलब क्या है, उस पूरे के पूरे इंसान का कंप्लीट सिम्टम लेके हम उसे ही ठीक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हियर आर सम की पॉइंट्स ऑफ दिस एफर्जन नंबर 7 के हमारे सेकेंड फुट नोट का। लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन। तो देखो कहाँ हमारी जो कन्वेंशनल मेडिसिन जो एलोपैथ है वो हमारे लिमिटेशन मतलब उनका ड्रॉबैक या कहाँ पे वो रुक जाते हैं। Conventional medicine often focuses on suppressing symptoms rather than addressing the underlying cause of disease. This approach can lead to further complication and worsening of the symptom। तो देखो जब हम किसी को भी पेशेंट को सप्रेस करते हैं तो क्या हम उसके कॉज ठीक करें? नहीं। तो क्या हो रहा है, वो कॉज जो है वो मेंटेन है। और जब कोई चीज़ अंदर में हमारे जो वो फांस गड़ी हुई है, हाथ में लगी हुई है, वो अगर बहुत लंबे समय तक रह जाएगी तो वो क्या करेगी, वहाँ टिश्यू डैमेज करेगी। तो उसी तरह जब हम सिम्टम को सप्रेस करते हैं और जो कॉज है वो मेंटेन है, तो वो क्या करेगा, वो अल्टीमेटली जाके हमारे पैथोजन जो हमारे पैथोजेनेसिस है, जो जो भी बीमारी है वो कॉज करेगा पैथोलॉजिकल कंडीशन और उसे वर्स कर देगा।
Example, a patient with pneumonia may be treated with antibiotics, but the underlying cause of the disease may not be addressed, leading to further complication. तो देखो इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, तालाब और मछली। जिसने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो उसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मान लो ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, वो सब क्या है, हमारी मछली है। हमारा जो पॉन्ड है वो कौन है, सो रहा है। तो जब तक हमारा मियाज में प्रेजेंट है वो डिजीज़ आती रहेगी, होते रहेगी तकलीफ़ें, और हम उस पेशेंट को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे अगर सिर्फ हम उसके कॉज जो है हमारा कौन है, सोना मियाज में, जब तक हम उसे ठीक ना करें। तो अगर आपको ये समझना है तो जाके मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। आपको ये आगे की चीज़ें देखो, जब तक आप पीछे की चीज़ें नहीं जानोगे, जब तक आप स्टार्टिंग उसका बेस, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, आपको मेरे आगे के लेक्चर्स उतने अच्छे से समझ में नहीं आ सकते। तो मैं फिर से एक बार कहूँगी कि आप जाके मेरे पीछे के सारे वीडियोज़ एक बार गो थ्रू करें और अच्छे से समझें कि हर चीज़ की वजह एक्सप्लेन की है मैंने उसमें, और क्या चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही। तो जब तक आप इन चीज़ों को जानोगे नहीं, आप आगे की चीज़ें आप नहीं समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डिजीज़। तो देखो जो डिजीज़ का नेचर है, जब तक हम उसका स्वभाव नहीं जानेंगे तब तक हम उस चीज़ को कैसे ठीक करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल इन होम्योपैथी है, मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझो इसे, कि हम उस डिज़ीज़ का नेचर समझें। दिस इन्वॉल्व्स स्टडिंग द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ एंड द इफेक्ट्स ऑफ रेमेडी ऑन द ह्यूमन इकोनॉमी। तो देखो मैंने आपको बताया था क्या, एक तो क्योरेटिव इन मेडिसिन पढ़ा था हमने, और नेक्स्ट हम देखा था क्योरेबल इन डिजीज़। तो जब तक हम डिजीज़ का स्वभाव नहीं जानेंगे और जब तक मेडिसिन की प्रॉपर्टीज़ नहीं जानेंगे, मतलब उसके जो हम केस टेकिंग करते हैं, जब हम वो नहीं लेंगे अच्छे से, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, डक पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर नहीं जानेंगे, हम उस पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते और हम उसे सही रेमेडी नहीं दे पाएंगे। Example, a homeopathic physician studies symptom of the patient with tuberculosis and compare them to the effect of remedies such as tuberculinum। तो देखो हमारी जो tuberculinum मेडिसिन है वो हमारी क्या है, नोसोड है, मतलब एक डिजीज सिक्रेशन से बनने वाली मेडिसिन है। तो देखो जो tuberculinum है हम उसको कब देते हैं, जब उस ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स से वो मैच होती है हमारी किस कौन सी ड्रग पिक्चर। तो देखो हमने कंप्लीट पिक्चर बनाई पेशेंट की, टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाए, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, उसका जो मतलब जो कंप्लीट पिक्चर उससे कंपेयर कर रहे हैं हमारी जो ड्रग पिक्चर है उसको, और उसके बाद हम वो रेमेडी उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक क्योर लाइक। तो देखो मैंने आपको बताया बहुत बार, हमारी जो होम्योपैथी वो किस पे बेस्ड है, सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर मीन्स लाइक क्योर लाइक। दैट मीन्स दैट द रेमेडी that means that a remedy that causes symptom in a healthy person can be used to treat similar symptoms in person who is ill। तो देखो जैसे सिम्टम आएंगे हमें वैसी ही उसको दवा देनी होगी, मतलब जो सिम्टम हमें ड्रग प्रूविंग में मिले हेल्दी कंडीशन में उस पेशेंट में, अगर वही सिम्टम लेके कोई इल पेशेंट आता है तो हमें वही रेमेडी देनी है, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल, पेशेंट विद सिम्टम ऑफ एंजाइटी एंड इंसोमेनिया मे बी ट्रीटेड विद रेमेडी सच एज कोफिया। तो देखो जिसको मान लो ड्रग प्रूविंग के टाइम कोफिया में हमें क्या देखने को मिला था, एंजाइटी और इंसोम्निया का सिम्टम, और जब हम उस ड्रग को देंगे कौन सी हमारी कोफिया को, तो वो पर्सन क्या है वापस से हेल्दी स्टेट में आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज। तो देखो कितना ज़रूरी है हमें हर एक रेमेडी को बहुत डीपली जानना और समझना। हमारे हर चीज़ में समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो हम कॉज को ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि, तो देखो कॉज को हम समझते हैं, जानते हैं, तो इसलिए हमें हर चीज़ को जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Developing a deep understanding of homeopathic remedies and their relationship to the human economy is crucial in homeopathy. This involves studying the effect of remedies on the human economy and understanding the relationship टू डिज़ीज़। तो देखो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस रेमेडी के इफेक्ट को जानना, जिससे कि हम उसके डिजीज़ से कंपेयर करके उसको हम सही रेमेडी दे सकें उस पेशेंट को। एग्जाम्पल, होम्योपैथिक फिजिशियन स्टडीज द इफेक्ट ऑफ रेमेडीज सच एज सल्फर एंड कैलकेरिया ऑफ कार्बोनिका ऑन ह्यूमन इकोनॉमी एंड अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप टू डिजीज सच एज सोरियासिस एंड अर्थराइटिस। तो देखो हमारी जो सल्फ़र है जो सोरियासिस में हम यूज़ करते हैं और जो कैलकेरिया कार्बोनिका है उसको हम आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, हम कैसे जाने, हम उसके बीच में रिलेशनशिप कैसे बैठा सके, क्योंकि हमने ड्रग प्रूविंग की। जब ड्रग प्रूविंग किया हम हेल्दी पेशेंट पे किए तो हमें क्या वैसे ही सिम्टम मिले जैसे आर्थराइटिस और सोरियासिस में दिखते हैं, तो हम हमारे लिए वो क्या हो गए, उसके ड्रग पिक्चर हुए। अब उस ड्रग पिक्चर से जब हमारा जो कंप्लीट पिक्चर है वो पेशेंट का मैच करेगा तो हम उसे उस दवा को दे देंगे और इस तरह से हम उस पेशेंट को ठीक कर देंगे। तो देखो इसलिए हमें डिजीज़ और जो रेमेडी है उनके बीच का रिलेशनशिप समझना बहुत ज़रूरी है। द रोल ऑफ फिजिशियन इन
इन होम्योपैथी। तो देखो हमारे होम्योपैथी में उस फिजिशियन का क्या रोल है और कितना इंपॉर्टेंट है। द रोल ऑफ फिजिशियन इन होम्योपैथी इज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिजीज एंड टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। तो हमें सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, उस डिजीज़ का स्वभाव, उसके बाद कैसे ठीक करना है उस पेशेंट को हमारे प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए, जो कि हमारा क्या था, अभी आपको मैंने बताया प्रिंसिपल क्या है हमारा, लाइक क्योर लाइक का, उसको यूज़ करते हुए हमें पेशेंट को ठीक करना है। दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज एंड द रिलेशनशिप टू द ह्यूमन इकोनॉमी। तो इस तरह से हमें एक होम्योपैथिक फिजिशियन को क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, उसे नेचर समझना है डिजीज़ का, उसके बाद प्रिंसिपल अप्लाई करना है और उस पेशेंट को ट्रीट करना है। और इसको हम कब समझ पाएंगे, जब हमें किसका नॉलेज होगा, डिजीज़ और हमारी रेमेडी का। Example, a homeopathic physician develops a deep understanding of the nature of disease and principle of homeopathy and applies this knowledge in the treatment of patient। तो देखो जब तक हमें इन चीज़ें नहीं पता होंगी हम उस पेशेंट को क्योर नहीं कर पाएंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड परसेप्शन इन होम्योपैथी। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करना और परसीव करना। मैंने बहुत बार अपने सारे लेक्चर्स में लगभग समझाया है आपको परसीव करना और देखने में क्या अंतर होता है। तो फिर से कहूँगी वीडियो एक बार जाके देखें मेरा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और कितना इंपॉर्टेंट है परसेप्शन हमारे लिए। Observation and perception are crucial. In homeopathy, the physician must observe the symptom of the patient and perceive the relationship between the symptom and the remedy। तो देखो जो चीज़ हम हाथ से टच नहीं कर सकते, आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, हम टेस्ट नहीं कर सकते, हम स्किन से टच फील नहीं कर सकते, उन्हें क्या करते हैं, हम परसीव करते हैं। और वो चीज़ क्या है हमारी, जो हमारी इंटरनली डिजीज़ है, जो हमारा जो मैनिफेस्ट हुआ है डिजीज़ का, या जो हमारे वाइटल फोर्स में रीअरेंजमेंट हुआ है, उसे हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं। और हम ऑब्जर्व किसको करते हैं, वो जो आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड रीअरेंजमेंट है हमारे वाइटल फोर्स में, जो सिम्टम के फॉर्म में बॉडी में या माइंड में स्पिरिट में शो हो रहे हैं, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये है हमारा परसीव और ऑब्जर्व का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, द रोल ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम इन होम्योपैथी। तो देखो मैंने बहुत बार बताया कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या है और कितने इंपॉर्टेंट है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम मस्ट बी द प्रिंसिपल इंडीड द ओनली थिंग वन ऑफ फिजिशियन हैज़ टू नो टेक नोट ऑफ इन एवरी केस ऑफ डिजीज एंड टू रिमूव बाय द मीन्स ऑफ हिज आर्ट। इस आर्ट का मतलब होता है उसकी जो कला है। कला क्या है एक होम्योपैथिक फिजिशियन की, हमें सारे प्रिंसिपल, हमारी कीन ऑब्जर्वेशन, हमारी परसेप्शन, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे विल को यूज़ करते हुए जब हम पूरे कंप्लीट सिम्टम लेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम मतलब मेंटल फिजिकल सारे सिम्टम हम लेंगे, तब हम उस पेशेंट को क्योर कर पाएंगे और उसे वापस हेल्दी स्टेट पे ला सकेंगे। द फिजिशियन मस्ट कंसीडर द टोटलिटी ऑफ सिम्टम व्हेन सेलेक्टिंग अ रेमेडी। तो जब भी हमेशा याद रखना, जब भी कोई हम पेशेंट को रेमेडी देंगे तो किस बेसिस पे देंगे, हमारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेस पे ही कोई भी नतीजे पर या कोई भी रेमेडी हम सेलेक्ट करेंगे। होम्योपैथिक फिजिशियन कंसीडर्स द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स व्हेन सेलेक्टिंग अ रेमेडी फॉर अ पेशेंट विद सिम्टम ऑफ एंजाइटी, इंसोमेनिया एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। तो देखो कोई भी मान लो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, एंजाइटी हो, इंसोमेनिया हो, या कोई भी पेशेंट को सिम्टम हो, तो किस बेसिस पे हम उसकी जो रेमेडी है वो सिलेक्ट करेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे। Here is the conclusion of Lecture 7 of J.T. Kent. Hahnemann's teaching emphasizes that true healing requires a deep understanding of both the science and art of homeopathy. The physician must distinguish between external apparent cause of illness, such as indispositions, and the underlying miasmatic origin of disease. While external cause can temporarily disturb the body, true sickness arises from the internal imbalances. The physician's role is to perceive the totality of symptom, which reflects the patient's internal state, and to apply the appropriate remedy to restore balance. Healing requires not only scientific knowledge but also an innate understanding of the remedies and a heartfelt commitment to the art of healing. For only with this devotion can the physician truly क्योर द पेशेंट। तो देखो हमारा कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट देखो पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, फर्स्ट चीज़ हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग रखनी किसमें, साइंस एंड आर्ट ऑफ होम्योपैथी। हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारी जो डिजीज़ की नॉलेज है, हमारी जो ड्रग की नॉलेज है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्या चीज़ में अंतर रखना है कि कब उसके एक्सटर्नल कॉज को हटाना है, कब उसके जो इंटरनल इम्बैलेंस है उसे ठीक करना है, और कैसे हम उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। हम पूरी की पूरी उसको टोटलिटी ऑफ सिम्टम को परसीव करके उसकी जो इंटरनल रीअरेंजमेंट हुई है, जो इंटरनल डिजीज़ प्रेजेंट है, उसको देखते हुए उसे परसीव करते हुए टोटलिटी ऑफ सिम्टम बना के कोई एक पर्टिकुलर रेमेडी हमारे सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर के बेसिस पे
उसे देते हुए, हम उस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ही उस पेशेंट को हम सही तरीके से ट्रूली या कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जीटी कैंट का लेक्चर 7। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।